हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी क्लास 11 की हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है, परमाणु की संरचना। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। आज मैं सामने आके बात कर रहा हूं, अब तक मैं पीछे से बात कर रहा था कैमरे के, क्योंकि थोड़ा सा बस आप समझ जाइए, मैं परेशान था, समस्या में था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए कोई बात नहीं, समय समय पर होता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि मैं भले ही कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, पर आपको समझा जरूर पा रहा था। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज बताइएगा, मैं चीजों को और ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल, ठीक। तो बोर का मॉडल हम कई बार पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, बार बार देखो बोर के मॉडल की चर्चा हो रही है। अब जो चर्चा हो रही है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए हो रही है, कि हाइड्रोजन परमाणु को लेकर बोर ने क्या कहा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, तो नील्स बोहर ने 1913 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपना नया मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है जो आपको याद रखनी है, कि भाई 1913 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोहर ने अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। यह मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल पर आधारित था। यानी कि इस मॉडल के बारे में उन्होंने जो भी कहा हाइड्रोजन परमाणु को लेकर, वो थोड़ा सा आधार उन्होंने किसको रखा, नाभिकीय मॉडल किसका, रदरफोर्ड का, उसको आधार माना। तीसरा, इस मॉडल के लिए बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का भी प्रयोग किया था। यानी कि अपना इस मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए, इस मॉडल के बारे में जानकारी देने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का भी उपयोग किया है। अब उन्होंने जब रिसर्च की तो उन्होंने क्या पाया, परिकल्पनाएं, मतलब उन्होंने क्या देखा, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ये उन्होंने कहा। रदरफोर्ड ने भी बोला था कि भाई नाभिक के चारों ओर बोलते हैं, चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मगर इन्होंने बताया कि वो निश्चित कक्षाओं में जो है घूमते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि ये जो निश्चित कक्षाएं होती हैं आपकी, इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूम रहा होगा, तो इन कक्षाओं में जब वो है, तो वो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, ना तो बाहर खर्च कर रहा है, और ना ही ऊर्जा क्या कर रहा है, ले रहा है। तो मतलब उसकी ऊर्जा अपनी जगह जितनी है वो वैसी की वैसी बनी बनी हुई है, और इसलिए वो लगातार क्या हो रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो वो कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है, और इसी की वजह से परमाणु का स्थायित्व बना हुआ है, ये इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो क्वांटाइज होता है, और यह निम्न मान ले सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो क्वांटाइज होगा, और वो किस प्रकार मान ले सकता है। अभी आप इसको केवल याद रखिए, कोणीय संवेग, ये आप फिजिक्स में पढ़ ही लेंगे। आपको जरूरत होगी तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी आप सिर्फ याद रखिए, कोणीय संवेग जो होता है क्वांटाइज होता है, और ये निम्न मान ले सकता है। एम वी आर इज इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक, यहाँ पे जो n है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन h अपॉन 2 पाई अपनी जगह फिक्स होगा। अब इसमें ये जो टर्म है ये क्या क्या है, देखो m क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। जो v है आपका इलेक्ट्रॉन की चाल, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की अपनी चाल होती है भैया। r जो है वो क्या है आपकी कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस कक्षा की त्रिज्या। आगे एच जो है वो यहाँ पे ये क्या है, आपका प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया है पिछले शायद 2 या 3 वीडियो में इसकी चर्चा की है, कि एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। याद रखना, एन जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें इन्होंने बताई, अभी और बातें बताई हैं, मैं इनको मिटा के उसको लिखता हूं, तब तक आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से नोट करिए, ठीक है। सो गाइस, उसके बचे हुए पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। मैंने लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरे नंबर की कक्षा में है और वो तीसरी कक्षा में जाना चाहता है, या तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आना चाहता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरी कक्षा में, किसी भी नंबर की कक्षा हो सकती है, उसमें जाना चाहता है, तब क्या होगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ठीक है, यानी अगर अपनी कम ऊर्जा वाली कक्षा से ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में जाना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा लेनी होगी, ऊर्जा क्या करनी होगी, अवशोषित करनी होगी। और अगर उच्च ऊर्जा स्तर से उसको निम्न ऊर्जा स्तर में आना होगा, तो अपनी ऊर्जा क्या करनी होगी, उत्सर्जित करनी होगी, छोड़नी होगी, निकालनी होगी। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
थोड़ी सी ताकत आपको और चाहिए, लेकिन आपको नीचे आना है तो आपको उतनी ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना है उसको भी थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। तो यही इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो या तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। उत्सर्जित कब होगी, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, और अवशोषित कब होगी, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। भाई आगे जाने के लिए तो हमें ज्यादा चीजें चाहिए ही चाहिए, वैसा मान के चलिए। अब आगे क्या लिखा है कि अब ये जो ऊर्जा का जो अंतर हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा ई कह रहे हैं। ई का मतलब एनर्जी है। ये कैसे आएगा, E2 माइनस E1। कैसे निकालेंगे, उच्च ऊर्जा में से हमने किसको माइनस कर दिया है, निम्न ऊर्जा को। तो उनके बीच का जो अंतर है वही है कि भाई वो जो ऊर्जा जितनी लेगा या ऊर्जा देगा, ठीक है, या तो ऊर्जा अवशोषित करेगा या फिर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस, सॉरी यहाँ पे मैंने दोनों जगह 2 लिख दिया है, ये 1 है यहाँ पे, E2 माइनस E1 होगा। और ये किसके बराबर हो सकता है, H इंटू न्यू के। H क्या है यहाँ पे, H है आपका प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है यहाँ पे, देखो विकिरण की ऊर्जा है। ये क्या होगी, न्यू यहाँ पे विकिरण की ऊर्जा मानी जाएगी। इसी को आपको क्या कहते हैं भैया, विकिरण की ऊर्जा हो जाएगी। ये उसको आवृत्ति भी कहा जाता है। H तो हमारा प्लांक नियतांक है। अब यहाँ पे जो E2 है वो क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं या उच्चतम ऊर्जा कह सकते हैं। और E1 क्या है आपका, निम्न ऊर्जा स्तर है, या निम्न ऊर्जा बोल सकते हैं, कम ऊर्जा। बस आपको खाली ध्यान रखना है, ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अब एक पॉइंट और क्या आया कि बोर का यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, त्रिज्या और स्पेक्ट्रम, अब ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। ऊर्जा तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, तो ऊर्जा है, उसके बाद त्रिज्या है, त्रिज्या के बारे में बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। तो इसको अभी आप ध्यान रख सकते हैं कि ऊर्जा, त्रिज्या और स्पेक्ट्रम। कभी कभी पूछा जाता है कि बोर ने जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए मॉडल दिया था उनसे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, यानी किन चीजों की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो हम ऊर्जा बता सकते हैं किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की, उसकी त्रिज्या बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, उसका स्पेक्ट्रम बता सकते हैं। स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से समझाता है, यानी कि बोर का ये जो मॉडल है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, इनसे हमें तीन चीजों के बारे में चर्चा मिलती है। हाइड्रोजन के परमाणु के लिए उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है, त्रिज्या और उसके स्पेक्ट्रम के बारे में पता चलता है। अब ये एक याद रखने वाली चीज है कि बोर का जो आवृत्ति समीकरण है वो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई अभी मैंने आपको पढ़ाया, E2 माइनस E1। एच प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। एच का जो मान होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और ये होता है जूल पर सेकेंड। ये ध्यान रखने वाली बात है। न्यूज की आवृत्ति हो गई। अब देखो लिखा भी है कि बोर का आवृत्ति समीकरण, एक नंबर में पूछ सकता है कि भाई बोर का आवृत्ति समीकरण क्या है, तो ये है सर बोर का आवृत्ति समीकरण, कितना सिंपल है। उसके बाद ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया ही था कि mvr जो कोणीय संवेग होता है वो nh अपॉन 2 पाई, यानी h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, इस बात पर ध्यान देना, ये मोस्ट बात है सर, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग जो होगा वो क्या होगा, उसका मान h अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणांक होता है। अब ये पूर्णांक गुणांक क्या होता है, ये आपको यहां से समझिए कि n का जब मैं मान रखूंगा इसके साथ गुणा भाग करूंगा तो n का जो मुझे मान मिलेगा, यानी इसका जो पूरा मान निकल के आएगा इसको सोल्व करने के बाद, वो कैसा होगा, पूर्णांक होगा, गुणांक होगा। किसका पूर्णांक गुणांक होगा, ये देखो, किसका पूर्णांक गुणांक, जिसका कोणीय संवेग का जो मान होगा वो हमेशा h अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, h अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू चेंज होगी, कक्षाओं की वैल्यू चेंज होगी, पहली कक्षा हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। h की वैल्यू वहां देखो फिक्स है, यहाँ पे 2 फिक्स है, और उसके बाद पाई की वैल्यू जो भी दी जाएगी वो भी फिक्स होगी। तो सिर्फ n बदलता चला जाएगा, वो मैंने वहां पे लिखा। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि जो कोणीय संवेग का मान होगा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का क्या होता है, पूर्णांक गुणांक होता है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर बोर का ये परमाणु मॉडल लिखने के लिए आता है हाइड्रोजन के लिए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। धीरे धीरे मैं देखिए चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, आपको केवल थ्योरी के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनको मैथमेटिकल पोर्शन से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो थ्योरी को आराम से याद कर पाते हैं। तो मैं उनको ध्यान में रखकर वीडियो शूट कर रहा हूँ अधिकतर। जब मुझे लगेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल पोर्शन भी लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करिए।